यह अंग्रेजों द्वारा लूटा पीटा अनपढ़ बनाया गया कंगाल देश जरूर था। जब भारत बरतानवी हुकूमत की दास्ता से आजाद हुआ तब किसने कल्पना की होगी कि संसदीय लोकतंत्र अपनाकर हम दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया वाला देश बन जाएंगे। 25 अक्टूबर 1951 को जैसे ही पहला वोट हिमाचल प्रदेश की चिनी तहसील में पड़ा, नए युग की शुरुआत हो गई। नमस्कार, आज हम एक सफल चुनावी इतिहास के सफर पर निकलेंगे जिसने हमारे देश को एक समृद्ध और लोकतांत्रिक राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक भारतीय चुनावों का सफर रिच और विविध है। वैदिक सभ्यता से लेकर मौर्य, गुप्त और मुगल साम्राज्यों के दौरान भी लोगों को समर्थन चाहिए था, और जब अंग्रेज साम्राज्य ने भारत पर अपना अधिकार जमा लिया, इस समय में लोगों की मांग थी स्वतंत्रता और सार्वभौमिक चुनावों की आवश्यकता। भारत की आज़ादी के बाद 1952 में हुए पहले चुनाव ने देश को लोकतंत्र की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाया। पंचवर्गीय प्रणाली, बाल बहादुर शास्त्री का काल और भारतीय राजनीति के उदारीकरण का समय था। आज के समय में हमारी चुनावी प्रक्रिया में कई परिवर्तन हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सोशल मीडिया और नए चुनावी राजनीतियों ने चुनावी प्रक्रिया को रूपांतरित किया है। चलिए विस्तार से समझते हैं चुनाव के इन टर्मिनोलॉजीज को। 15 अगस्त 1947 जब भारत बरतानवी हुकूमत की दास्ता से आजाद हुआ तब किसने कल्पना की होगी कि संसदीय लोकतंत्र अपनाकर हम दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया वाला देश बन जाएंगे। 16वीं लोकसभा के चुनाव के लिए करीब 81 करोड़ मतदाताओं का निबंधन समूची दुनिया को सुखद आश्चर्य में डालने वाला है। लगभग हर आम चुनाव के समय हम सबसे बड़े मतदाता समूह और चुनावी ढांचे वाले देश के रूप में चिन्हित किए जाते हैं। आज हम अपनी चुनाव प्रणाली और लोकतंत्र की चाहे जितनी खामियां निकालें, लेकिन जब अतीत में लौटकर विचार करते हैं तो इसे अविश्वसनीय उपलब्धि के रूप में पाते हैं। हम अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं। यह भाव तब रोमांच पैदा करने वाला रहा होगा। वह समाज जिसे अंग्रेजों ने ऐसा समाज कहा जो लोकतंत्र को न पचा पाएगा, न इसे संभाल कर आगे बढ़ा पाएगा। लोकसभा की 497 तथा राज्य विधानसभाओं की 3283 सीटों के लिए भारत के 17,32,12,343 मतदाताओं का निबंधन हुआ। इनमें से 10 करोड़ 59 लाख लोगों ने, जिनमें करीब 85% निरक्षर थे, अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करके पूरे विश्व को आश्चर्य में डाल दिया। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक, यानी करीब 4 महीने चली इस चुनाव प्रक्रिया ने भारत को एक नए मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। यह अंग्रेजों द्वारा लूटा पीटा अनपढ़ बनाया गया कंगाल देश जरूर था, लेकिन इसके बावजूद इसने स्वयं को विश्व के घोषित लोकतांत्रिक देशों की कतार में खड़ा कर दिया। 25 अक्टूबर 1951 को जैसे ही पहला वोट हिमाचल प्रदेश की चिनी तहसील में पड़ा, नए युग की शुरुआत हो गई। आजादी के संघर्ष के कारण देश के आम जनमानस में तो कांग्रेस का ही नाम बैठा था, इसलिए कांग्रेस ने 364 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत प्राप्त कर लिया। जवाहरलाल नेहरू ने अपने चुनाव प्रसार अभियान के तहत 40,000 किलोमीटर की यात्रा की एवं करीब 3.5 करोड़ लोगों को संबोधित किया। आज इस बात की कल्पना करना भी कठिन है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए पहला आम चुनाव संपन्न कराना कितना बड़ा कार्य था। आज की तरह मतदान पत्र पर नाम और चिन्ह नहीं थे। हर पार्टी के लिए अलग अलग मतपेटियां थी जिन पर उनके चुनाव चिन्ह अंकित कर दिए गए थे। इसके लिए लोहे की 2 करोड़ 12 लाख मतपेटियां बनाई गई और करीब 62 करोड़ मतपत्र छापे गए। इन मतपेटियों और मतपत्रों को संबोधित मतदान केंद्रों तक पहुंचाना भी उस समय एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इन सब के दौरान कई लोग बीमार पड़ गए, कुछ की मृत्यु हो गई और कुछ लूट के शिकार भी हुए। कहा जाता है कि पूर्वोत्तर में म्यांमार की सीमा से लगे मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में तो स्थानीय लोगों को यह कहकर तैयार किया गया कि आप इसे पहुंचाने में मदद करें, बदले में हम आपको एक कंबल तथा बंदूक का लाइसेंस दिया जाएगा। इस तरह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके अपनाए गए। उस समय सुकुमार सेन मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए थे। मतदाता निबंधन से लेकर दलों के चुनाव चिन्ह का निर्धारण एवं साफ सुथरा चुनाव कराने के लिए योग्य अधिकारियों के चयन का काम उन्होंने बखूबी किया। वे सरकारी खजाने के पैसे की कितनी चिंता करते थे, इसका उदाहरण था मतपेटियों को सुरक्षित रखना। उन्होंने जितना संभव हुआ मतपेटियों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की और 1957 के दूसरे आम चुनाव में इस कारण करीब 4.5 करोड़ रुपए खजाने से बचाए। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि जिस चुनावी ढांचे के जरिए संसदीय लोकतंत्र का जो लंबा सफर हमने अभी तक तय किया है, उसके लिए स्वाधीनता संग्राम के दौरान ही नहीं
बल्कि स्वाधीनता के बाद भी लाखों लोगों ने अपना योगदान दिया है। समय बदला, नई तकनीकें आई, ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा। भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया, जबकि 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारत में प्रत्येक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा संपन्न होती है। एक पायलट परियोजना के तौर पर 2014 के लोकसभा चुनाव में 543 में से 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रायल प्रणाली वाले ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। ईवीएम 6 वोल्ट की एक साधारण बैटरी से चलता है। एक ईवीएम में अधिकतम 3840 मतों को रिकॉर्ड किया जा सकता है और एक ईवीएम में अधिकतम 64 उम्मीदवारों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। ईवीएम मशीन के बटन को बार बार दबाकर एक बार से अधिक वोट डालना संभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति एक साथ 2 बटन दबाता है तो उसका मतदान दर्ज नहीं होता है। इस प्रकार ईवीएम मशीन एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है। एक अनुमान के मुताबिक ईवीएम मशीन के प्रयोग के कारण भारत में एक राष्ट्रीय चुनाव में लगभग 10,000 टन मतपत्र बचाया जाता है। अब सवाल उठता है कि यदि किसी विशेष मतदान केंद्र में ईवीएम खराब हो जाए तो क्या होगा? ऐसे में ईवीएम को नई ईवीएम से बदला जाएगा। तब तक गिने गए वोट कंट्रोल यूनिट की मेमोरी में सुरक्षित रहते हैं। ईवीएम को बंद करने की प्रक्रिया आखिरी मतदाता द्वारा वोट डालने के पश्चात नियंत्रण इकाई यानी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी इसके बंद यानी क्लोज बटन को दबा देता है। इसके बाद ईवीएम में कोई भी वोट दर्ज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा चुनाव की समाप्ति के बाद मतदान इकाई को नियंत्रण इकाई से अलग कर दिया जाता है। मतगणना के दौरान परिणाम बटन दबाने पर परिणाम प्रदर्शित होता है। चुनाव के बाद ईवीएम निर्वाचन क्षेत्र के लिए बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम में जमा होती है। जिस दिन मतगणना होती है उस दिन वोटों की गिनती भी उसी स्ट्रॉन्ग रूम में होती है। हर स्ट्रॉन्ग रूम में एक रिटर्निंग ऑफिसर तैनात रहता है। काउंटिंग शुरू करने से पहले ईवीएम की सील प्रत्याशी या उसके प्रतिनिधि की मौजूदगी में खोलते हैं। मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने तक हाल में उम्मीदवार अपने काउंटिंग एजेंट और इलेक्शन एजेंट के साथ मौजूद रहता है। वोट की गिनती के बाद उसे कंट्रोल यूनिट मेमोरी सिस्टम में सेव करके रखा जाता है। कंट्रोल यूनिट में यह डेटा तब तक रहता है जब तक आप इसे हटा ना दें। वोटों की गिनती की जिम्मेदारी चुनाव पदाधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर RO की होती है। रिटर्निंग ऑफिसर सरकारी अफसर को या फिर स्थानीय निकाय के अधिकारी को बनाया जाता है। अब सवाल उठता है कि नियंत्रण इकाई यानी कंट्रोल यूनिट अपनी मेमोरी में परिणाम को कब तक स्टोर कर सकता है? तो जैसा हमने आपको इस जवाब में पहले ही बता दिया है कि जब तक आप इस डाटा को हटा ना दें, इसे परमानेंटली डिलीट ना कर दें, तब तक यह डाटा ईवीएम में स्टोर रहता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले शुक्रवार को अगले एपिसोड में।